मीनल को उसी क्षण किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास मिल गया। वो पत्र अभी ठीक उन्हीं तहों में कागजों के बीच मिला था। ऊपर की पर्दों का रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था। कोने थोड़े से खिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही जैसे उस क्षण दिखे थे बने रहे। कुंतु ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बिंधे हुए पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा, तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ कि इस बार मैं जरा सा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मना स्थिति में था उसमें मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और मीनल, केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थक कर चूर हो चुकी थी, और मेरा ये अंतर मंथन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने थी न, तो मेरी विवलता भी मानो मचली हुई थी। ज्यों ही ट्रेन चली और मैं अकेले रह गया कि मुझे लगा कि जैसे कुछ भी तो हुआ नहीं। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल में अटक कर गिरते हुए पीले पत्ते की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफी हाउस आया, 1 प्याला कॉफी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिबिया के पति आए हैं। बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ, तुरंत गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बिबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दबा रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल के गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई, तो बिबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर में देखा है और वो सबको पसंद आया है, तब बिबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राण प्रिया सखी से मिलने जबलपुर आएंगी। कुंतल पर तो उनकी प्राण प्रिया सखी का अधिकार है, वो उसके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी तथा झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेशान भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीबी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मना स्थिति जो हल्की हुई थी फिर बेहद भारी हो गई। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और मैं अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा, कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया, हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें होती रहीं। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उसे बताए होंगे। लौट कर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना केरेनिना के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी, पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं, पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहाँ, मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर रोड पर चली, खुसरो बाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट में मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो है नहीं। मैं करूंगा क्या?
और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ। इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूंगा भी तो बात क्या करूंगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाने से भी तो कोई लाभ नहीं। मैं बिबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़ी पड़ी थी। देखते ही मधुर मुस्काई, बोली, पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है? मुझसे चवन्नी वसूल कर लोगे चाय के लिए? मैं तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं खर्च करूंगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वो रात को बिबिया के पास रही थी और सवेरे से उठकर दोनों बतिया रही थीं। मैं कुछ कहूँ कि पीछे के दालान से मुंह हाथ धोकर आंखें पोंछते हुए संतोला कमरे में मुझे देखकर हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कह क्यों गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर बातें करेंगे। बाहर आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वे बातें हैं जो एक पात्र ने मन में कही पर दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला। संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो फुर्सत मिलने लगी। जानती हूँ कि उस पे डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता कहीं किसी में पूरी तरह तो बहुत चैन मिलती। बहुत कुछ उसमें डूब चुका है, पर कुछ नहीं डूबा तो नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया, ज्यादा आकर भी क्या होता? फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की, और अब बात भी क्या करनी है कुछ? शोभन, हाँ, एक बात और करनी है। सुनो संतोला, बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका था उसे लगता है फिर से जिलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे ये भी मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा वो अमृत है? संतोला जैसे मेरे मन का भाव समझ जाती है, बहुत ममता से डूबी हुई आवाज में पूछती है, संतोला, क्या बात करनी है शोभन? बोले, अच्छा, आज बात करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, पर चाहती हूँ कोई संपूर्णता जिला दे। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब भी धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उससे भी मुझे मुक्ति मिलेगी क्या? सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, ये अमृत देने वाला कौन है? इस एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती, उनका नाम है बेनूजी। बेनूजी, वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो ना, उजले दूध की तरह। पगली, ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया, कहा, पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद मान लूं। शोभन, मगर संतोला, फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद, बेहद, और सबसे अजीब ये कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनू का। संतोला, तुम थोड़ी जिद्दी हो, थोड़ी घमंडी, सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो, तब पहले ये याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमजोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे
किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व जिसे तुमने पूजा था, और तुम खीज, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ती हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने को। मैं कह रही हूँ, जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी, पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वो बेनू को आता था। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा जहाँ पहुंचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुंच तुरंत जाती हो। एक बात और है, सुनो, बेनू में मुझसे ज्यादा साहस है, ठहराव है और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी ये सारी बातें मन में होती रहीं। इतने में शन्नू आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक में से होकर उन्हें घर पहुंचाया और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थीं और मुझे बार बार ये लगता था कि आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी कि पीछे संतों के पास बैठो बेनू जी गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई हैं और अपने रूखे रूखे केश झुला रही है और बड़े गुमान से कह रही है, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ शोभन। ज्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से। मैं चुपचाप बेनू जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अतर सुइया पार कर ली, अब चौड़ी सड़क आ गई है। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रहीं। घर पहुंचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफी बनाई थी। कॉफी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफी हाउस गया। घर आया तो मैं खत लिखने बैठा। 2:30 बजे हैं। कुंतु, मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूंगा, अपने में बिल्कुल डूबकर। लेकिन लगता है अब मैं अपने से भी बातें करूंगा तो वो बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊंगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। कामकाज उत्सव समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनू से मिलने की कोशिश करो और ये संदेश कह दो, सुनो बेनू, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति, और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपने विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीजें सतह पर आ गईं। उनमें से कुछ काई और सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित है तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं?
कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध, शोभन। कैसी तन्मयता थी इन शब्दों में, सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हों जो कलरव करते हुए मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया। तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वो परिवेश अनायास टूटा और मैं यथार्थ की धरातल पर आ गई। मुझे खींच हुई कि एकांत भंग करने वाला वो कौन है। वो मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, शोभन दा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल न हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा गया है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसे बाहों में खींच दिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वो उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब डूब जाने वाले मीनल के वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वो सब समझ में आता है। आज ये भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाले प्राण स्पंदन भी चाबी भरे खिलौने की उस गंध की तरह होता है, जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो रहता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि मैं अपने अंतर्मन में वहां अकेली नहीं थी, शोभन वहां थी। लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा हो उठा। मैंने सुना नीचे से तीखी आवाज आ रही थी मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाली मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो सुन रही हूँ वो सच है, लेकिन वो सच था। क्षोभ के कारण शायद वे परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे, अपनी ही बहन का सुहाग लूट रही थी, उसी के घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने या जीजा जी के बिस्तर पर सोने। तेरा तो गला घोंटकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। मीनल के रोने की आवाज थोड़ी देर तक आती रही थी और फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। थोड़ी देर वहीं ठहर कर मैं वापस लौटने की हुई कि नीचे शोर मच गया। वहां खड़ी नहीं रह पाई। आशंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भागदौड़ मच गई। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए जाने लगे। मुझे जैसे काट मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली, मैं तो जीजी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी। पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों के ममता भरे आंसू ने मुझे रोक लिया। शोभनदा की बाहों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ न हो पाई। चीख कर फिर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया भी तो केवल
इतना कि वो फटी फटी आंखें आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया था। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूं। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। न चाहते हुए भी नहाया धोया और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल दिया। भारी मन लिए हुए नीचे मीनल के कमरे में आई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वो अर्ध विक्षिप्त है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयां दे दी थी। मीनल की हालत देखकर मन और भी खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर में वो सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा ही। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी न होगा कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया है। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनकी कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबी होंगी। काश उन्हें पता होता कि वहां वे दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो मिला था उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह। उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और एक शायद इस खत के साथ मिले। वो पत्र जिसमें मेरा एक गोपन संदेश है और मीनल के नाम एक पत्र। मीनल के नाम पत्र। काश मीनल पत्र पढ़ने लायक मना स्थिति में होती। हल्के से कराहती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश ही कहां। शोभन ने लिखा है, मन बेहद उदास होने लगा। ज्यों ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार। काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मशाल और रक्त कमल, कौन जाने केवल रेत का घर हो और लाल कमल, जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वो सब बाजी पर लगा दूंगा, बल्कि वो खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप, और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी मुझे प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूंगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा ये मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वो कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्त कमल यानी मीनल। क्या शोभन को ये पता होगा कि वो यहाँ अचेत है, टूटी और हारी हुई? और अगर मालूम हो तो क्या उनके अंतर का भी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटने से ही क्या केवल रक्त कमल जुड़ सकती है। सहसा अपनी भूलभगिया में लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगी। लगा जैसे वहां कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट लेना होगा और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य ही नहीं बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उसे आंचल में भरने को हो आया है। रक्त कमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वो सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा।
ताकि वो खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहां तक लड़ूंगा, कहां तक अपने को टूटने से बचाऊंगा। वहां रक्त कमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था, वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहां मेरे अपने संसार में कब तक कुछ जुड़ा रह सकेगा। अब अचानक मुझे ये भी लगा कि मीनल की ये यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधल का घिर आया था। चाहे कर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं थी। पत्र हाथ में लिए देर तक नन्हे अक्षरों में लिखा पता देखती रही। बार बार ऐसा लगता जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काटकर दूसरा नाम लिखा गया हो, या जैसे वो संबोधित किसी और को था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उसे मैं आशंका नहीं कह सकती, लेकिन वहां द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन था। हाँ, एक निराकार मन अवश्य था। अपने आप को समेटकर उठी और बत्ती जलाई। नितांत असंपृक्त होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से कि आज मेरा मन कह रहा है कि एकदम होलडाल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर से गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन को मैंने 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी, मनौरी से थरई तक, बेकार बेतहाशा। उसकी बेहद थकन थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी ज्यादा अथाह खालीपन और उदासी अंदर थी। मैं ऐसा पराधीन निर्भर क्यों होता जा रहा हूँ? ऐसा तो कभी न था।